इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव की। जी हां, काफी लंबे समय से इंतजार था दर्शकों को, बिहार के लोगों को कि चुनाव कब होंगे। और जैसे कि आज अपने दर्शकों को बता दें, पहले चरण का आज चुनाव है। पहले चरण की जो वोटिंग है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। और क्या क्या बड़े अपडेट है हम अपने दर्शकों को बताएंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे खास सहयोगी अमन सर। अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, आज पहला दिन है, पहले चरण का जो मतदान है, उसके बाद में दूसरे चरण का भी मतदान होगा। लेकिन आज अगर बिहार चुनाव की हम बात करें, बहुत पहले से सर ये भी सवाल खड़ा हो रहा था कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी, एनडीए की बनेगी या इंडिया गठबंधन की बनेगी। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर सीएम दावेदार को लेकर भी देख रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष में सीएम चेहरे को लेकर उथल पुथल है, एनडीए के अंदर है। लेकिन सर, इस बीच में एक चर्चा एक सीट की करना चाहूंगा, मोकामा की, क्योंकि मोकामा सीट जो है वो सीट मानी जाती है जो कि बाहुबलियों का यहाँ गढ़ रहा। और अभी हाल ही में हमने देखा दुलार चंद यादव की हत्या हो गई। उस हत्या के मामले में अनंत सिंह का बहुत बड़ा नाम सामने आया, गिरफ्तारी हुई, उन्हें कोर्ट ने जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया। क्या लग रहा है सर, मोकामा सीट से शुरुआत कर लेते हैं कि मोकामा सीट पर अनंत सिंह का दबदबा रहेगा या आरजेडी की जो प्रत्याशी हैं वीणा देवी, उनका कुछ कमाल होगा यहाँ? देखिए राहुल जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण दिन आज बिहार के लिए जरूर है, क्योंकि यहाँ पर 121 विधानसभा सीटों के ऊपर इलेक्शन है, चुनाव है। और सुबह से मैं देख रहा हूँ कि लंबी लंबी कतारें जो है मतदान केंद्र के बाहर में नजर आ रही है। और जाहिर बात है कि देखिए, ये लोकतंत्र का बड़ा उत्सव होता है और जाहिर बात है कि बिहार की जो छवि है, जो पिछड़ापन है, उसको बदलाव लाने के लिए तमाम तरह के दावे, तमाम तरह के वायदे इन चुनावों के जो प्रचार प्रसार उस दौरान हमने देखा। लेकिन महत्वपूर्ण जिस तरह की बात आपने कही कि मोकामा को लेकर एक तरीके का मोमेंटम जो है वो यहाँ पर बदलता हुआ भी नजर आया, क्योंकि मोकामा में जिस तरह से दुलार चंद यादव की मौत हुई, उनकी जिस तरह से संदिग्ध परिस्थिति में उनकी जो कह सकते हैं हत्या भी का जो पूरा का पूरा मामला सामने आया, उसको लेकर तमाम तरह के कह सकते हैं वार प्रतिवार होते हुए दिखाई पड़े। अनंत सिंह इस मामले में जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए, तो वहीं ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, जेडीयू के मजबूत नेता भी हैं, वो उनका प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। लेकिन क्या यहाँ पर उनका प्रचार प्रसार करना अनंत सिंह को फायदा पहुंचाता हुआ नजर आएगा? दूसरी बात, खुद ललन सिंह के ऊपर भी यहाँ पर एफआईआर होती हुई दिखाई पड़ी कि ललन सिंह कह रहे थे चुनाव के दिन नेताओं को घर में बंद कर दीजिए, बाहर निकलने ना पाए। उसको लेकर उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई थी। यानी कि जेडीयू के जो नेता हैं वो इस समय मुश्किलों में फंसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आज महत्वपूर्ण और अहम दिन अपने यहाँ पे बनता चला जा रहा है कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और जो भी प्रत्याशी आज तकरीबन 121 के आसपास का ये आंकड़ा है, वो उनका जो भाग्य है पॉलिटिकल तौर पर देखा जाए तो आज मत पेटियों में बंद होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सर, बिहार चुनाव की अगर हम बात करें तो मैं दो चेहरों का नाम लेना चाहूंगा। पहला प्रशांत किशोर और दूसरा तेज प्रताप यादव। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जो कि पार्टी और परिवार से अलग हुए, नई पार्टी बनाई, जनशक्ति जनता दल। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि सीधा सीधा उनका उतरना यानी कि तेजस्वी के लिए चुनौती। और अभी हाल ही में देखने को मिला था कि राबड़ी देवी जो है वो अपने छोटे बेटे तेजस्वी के लिए बोल रही थी कि मैं इनके लिए प्रचार प्रसार करूंगी, आरजेडी के लिए करूंगी। तो यहाँ तेज प्रताप यादव का अलग पार्टी बनाना और तेजस्वी को बड़ा नुकसान पहुंचाना, तो सर कैसे देख रहे हैं आप कि तेज प्रताप यादव कितनी सीटें ला पाएंगे, उनके उम्मीदवार कितनी सीटें लाएंगे? और मैं चुनावी रणनीतिकार सर प्रशांत किशोर की भी बात करूंगा, जो कि उन्होंने कई बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किया, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, यहां तक कि सीएम नीतीश कुमार के साथ भी, दिल्ली के पूर्व जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उनके साथ भी कई बड़े चेहरों के साथ रहा सर उनका हिसाब किताब, और वो कुछ चुनावी मैदान में। तो ये दो बड़े चेहरे कैसे बिहार चुनाव पर असर डालेंगे? बिल्कुल राहुल जी, आपने महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि प्रशांत किशोर के ऊपर लगातार कह सकते हैं कि चर्चाएं थी, लगातार इस बात को लेकर देखा जा रहा था पॉलिटिकल अगर नजर से देखें कि वो बिहार में कोई बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी रणनीति के साथ में वो जा सकते हैं। क्योंकि आपने 3-4 नामों का जिक्र कर दिया, पीएम मोदी का, अरविंद केजरीवाल का, नीतीश कुमार का, और यहाँ तक कि ममता बनर्जी के लिए भी उन्होंने काम किया है और इन सबको उन्होंने सत्ता की गद्दी तक पहुंचाया। लेकिन क्या यहाँ पर प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे थे कि भाई अगर उनको 140 सीटें भी इन विधानसभा चुनाव में मिलती हैं तो वो इसको अपनी जीत नहीं बल्कि हार समझेंगे, तो इतना बड़ा बयान देने वाले प्रशांत किशोर क्या अपना जलवा यहाँ पर कायम रख पाए? क्योंकि 243 विधानसभा सीटों के ऊपर उनके प्रत्याशी उतरे हुए हैं। लेकिन अहम बात ये हो जाती है कि बड़ी बड़ी दावे करने वाले, बड़ी बड़ी बातें
बातें करने वाले प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में नहीं उतरे, बल्कि वो किंग मेकर की भूमिका में अपने आप को लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं आपने दूसरा नाम लिया तेज प्रताप यादव का। देखिए अब तक ऐसा देखा गया था कि दोनों भाई मिलकर काफी तेजी के साथ में पॉलिटिकल तौर पर बिहार में मजबूत होते हुए दिखाई पड़े, लेकिन पिछले 5-6 महीने का जो घटनाक्रम सामने आया उसने पूरी की पूरी स्थिति जो थी यहाँ पर कह सकते हैं यादव परिवार की, यानी लालू यादव परिवार की बदलती हुई उसमें नजर आई। क्योंकि आप देखिए तेज प्रताप यादव के जो बहुत सारे फोटो सामने है, उसके परिवार ने उनको पार्टी निकाल दिया और यहाँ तक कि वो अपनी जेजेडी पार्टी अलग बनाकर अलग हो जाते हैं और यहाँ पर महुआ सीट के ऊपर चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे में क्या उनके पक्ष में कोई माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, और अगर उनके पक्ष में जो वोट आते हैं तो नुकसान किसका करते हुए नजर आएंगे, इसके ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। जी बिल्कुल, देखिए सर बारीकी से जो है हर मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं और जिस तरीके से विस्तार से सर बता भी रहे हैं, ये देखा जा रहा है कि बिहार का जो चुनाव है सर इस बार का दिलचस्प इसलिए है क्योंकि मैं एक और बड़े चेहरे का नाम लेना चाहूंगा, वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इतने लंबे अरसे से बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बीच में जिस तरीके से उनके कुछ वीडियोस सामने आए, कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें यह कहा गया कि उनके स्वास्थ्य हालातों को लेकर बात कही गई कि वो मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, फिजिकली स्वस्थ नहीं है, ये तक कहा गया कि उम्र हो गई है। सर ऐसे में अगर बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बनती है तो कितने चांस लग रहे हैं कि फिर से नीतीश कुमार को सीएम चेहरे की जगह दी जाएगी? और एक दूसरा सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया जाता है और बीजेपी अपना सीएम बनाती है तो क्या नीतीश इसके लिए तैयार रहेंगे? और तैयार नहीं रहेंगे तो क्या फिर से एक बार एनडीए के अंदर बगावत जैसे सुर नजर आएंगे? बिल्कुल राहुल जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका है क्योंकि यहाँ पर पूरे का पूरे जो सियासी घटनाक्रम है वो इन्हीं 2-3 बातों के इर्द घूमता हुआ बिहार में नजर आ रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार क्या फिर से मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उसके ऊपर काबिज होते हुए दिखाई पड़ेंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि यहाँ पर जो बात आपने कही कि बीजेपी अगर महाराष्ट्र वाला खेल यहाँ पर भी करती है तो क्या नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे की तरह साथ चलेंगे बीजेपी के, या फिर वो यहाँ एक अलग राह लेते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में ये कहावत जग जाहिर है कि वो 2-3 सालों के अंदर ही अपना जो पार्टनर है, अपने जो गुट है वो बदलते हुए नजर आते हैं। कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं, फिर आरजेडी के साथ आ जाते हैं और ये खेल लगातार 20 साल से वो बिहार के अंदर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो जाहिर बात है कि उनके जो अब तक का जो कारनामे उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि अगर उनके साथ में बीजेपी ने ये करने का प्रयास किया कि भाई आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो हो सकता है कि कोई बड़ा कदम यहां से उठाते हुए दिखाई पड़ जाए। क्योंकि नीतीश कुमार अपने आप में एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है और अब तो अगर लोकसभा चुनावों के बाद देखें तो ऐसा लगता है कि बीजेपी के बराबर आकर खड़े हो गए। क्योंकि आप देखिए 12 अगर बीजेपी के सांसद रहे तो 12 जो है जेडीयू के भी सांसद, इसीलिए यहाँ पर लगभग बराबर सीटों पर दोनों ही पार्टियां बिहार के अंदर चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर संभावना जिस तरह की जताई जा रही थी कि क्या वो चुनाव जीतने के बाद अगर बहुमत आता है तो क्या वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, उसको लेकर लगभग स्थिति जो है वो काफी हद तक स्पष्ट दिखाई पड़ रही है कि उनके चेहरे पर अभी फिलहाल एनडीए जाएगा। क्योंकि अगर एनडीए यानी कि बीजेपी अगर उनके नाम पर मोहर नहीं लगाती है तो 2 तरह का नुकसान बीजेपी को हो सकता है। एक तो केंद्र से भी वो अपना समर्थन वापस ले सकते हैं और दूसरा हो सकता है कि एक बार फिर अपने पुराने दल यानी कि अपने पुराने साथी आरजेडी के साथ जाकर वो बिहार के अंदर फिर से राजनीतिक तौर पर उथल पुथल मचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए विस्तार से सर ने पूरी जानकारी रखी और जैसे कि हम बिहार चुनाव की बात कर रहे हैं, आज पहला चरण का मतदान है और मतदान जो है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। धीरे धीरे क्या स्थिति रहेगी